एडजेक्टिव्स में हम लोगों ने एडजेक्टिव की अरेंजमेंट के बारे में समझा, एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में समझा, एडजेक्टिव किसी भी लिखे हुए वाक्य में कहाँ रखे जा सकते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम आपके साथ सीखेंगे एडजेक्टिव्स किसी भी लिखे हुए वाक्य में सही तरह कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कमेंट्स में इशू है बेटा, कमेंट्स आप लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसी बहाने चलो फिर एक फायदा उठा लेते हैं, थोड़ी सी आज पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी का दिल से मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आज हम पढ़ने पर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस परिवार में जो सही प्रयोग है ना किसी भी लिखे हुए वाक्य में, पहले दो शब्दों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। एक शब्द है सम और एक शब्द है एनी। एक शब्द है सम, एक शब्द है एनी। सम और एनी के बीच का फर्क परीक्षा आपसे पूछती है। ठीक है, सम को अगर दोस्तों हम हिंदी में कहें, सम को अगर हम हिंदी में कहें, अरे यार चलो इसे लेते हैं। सम को हिंदी में हम कहते हैं या तो कुछ या फिर कोई। ठीक इसी तरीके से एनी की अगर हम बात करते हैं तो एनी का अर्थ होता है हमारे सामने कुछ या फिर कोई। ठीक है जी, या फिर कभी कभी इसका हमें किसी किसी लिखे हुए वाक्य में देखने को जो मिलता है तो इसका अर्थ हमें देखने को मिलता है प्रत्येक। एक एक करके मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा और जब ये प्रत्येक का अर्थ हमें बताता है तो इसका अर्थ निकल कर आता है बच्चों एवरी। ये थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट होगा हमारे पास। ठीक है, अब इनके जो यूजेस है ना भाई, इनके जो यूजेस हैं वो कैसे कैसे किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में आते हैं मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले जब हम इस सम की बात कर रहे होते हैं तो सम का हम प्रयोग करते हैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक इसी तरीके से हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आपको ये तो सर ने बहुत अच्छी बात बता दी, क्योंकि हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का नाउन नहीं पढ़ा चुके हो तो इसको तो पहचानना आराम से बनाना हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब इसके साथ हम लोग हमेशा एक छोटी सी बात याद रखते हैं कि ये हमेशा यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, और जब हम एनी की बात करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें यूज करते हैं बेटा, इसको हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में। आपको ये तो हमारे सामने बेसिक डिफरेंस है। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ आपको एक चीज और भी तो याद रख लेनी चाहिए कि अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस, अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस हम लोगों को सिंगुलर या फिर प्लूरल लिखा हुआ नजर आए, हम लोगों को सेंटेंस सिंगुलर या प्लूरल लिखा हुआ नजर आए तो ये हम इसके साथ आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इसका डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको कुछ वाक्य लिख कर दूंगा, आप लिखे हुए वाक्यों को थोड़ा सा बनाकर दिखाएंगे। ठीक है भाई, ओके। तो आपके कमेंट्स में देख नहीं पा रहा हूँ आज, तो आप इस चीज के लिए नाराज नहीं होंगे। ठीक है ना, तो आप अपने आंसर जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके फाइन। ध्यान से इन लिखे हुए सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। चलिए भाई, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, पहले एक बार आपकी कोशिश मुझे चाहिएगी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक एक करके मेरे साथ इन सभी सेंटेंसेस के जवाब बनाने सीखेंगे। पहला सवाल हमारे सामने कहता है क्या, शी डिमांडेड ब्लैंक मनी। अब यहाँ सेंटेंस हमारे सामने लिखा है पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उससे कुछ पैसे की जरूरत है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ के अर्थ में पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से सम हमने लगा दिया। रेखा डज नॉट हैव मनी, यहाँ नेगेटिव हमारे सामने लिखा है तो नेगेटिव के लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, इसकी हिंदी निकल कर आती है रेखा के पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है जी, अब अगला वाक्य हमारे सामने लिखा पॉजिटिव है, कैसे लिखा बच्चों, पॉजिटिव लिखा है और यहाँ कहा है प्रत्येक जो नागरिक है वो वोट डाल सकता है। अब यहाँ अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, एवरी। अब इस एवरी के सेंस में हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, एनी। यहाँ पर कौन सी सेंस हमारे सामने आ गई, प्रत्येक, एवरी। और याद रखिएगा ये जो लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने ना, ये हमेशा हमें कैसा चाहिए भाई आकाश बाबू, पॉजिटिव चाहिए। कैसा चाहिए आकाश बाबू, पॉजिटिव चाहिए। आकाश बाबू खाना खा रहे हैं भाई, बताओ मानते नहीं है ऋषभ भाई। ठीक है, एक दिन ये घोड़े बन जाएंगे मुझे लग रहा है। अब भाई इस सवाल को ध्यान से बताओ मुझे सोचकर, इसके साथ में ऐसा क्या जोड़ूं, सम जोड़ूं या एनी जोड़ूं जो ये सेंटेंस मीनिंगफुल बने, बताओ भाई। आइए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। इसका मतलब कोई भी लर्न कर सकता है इंग्लिश। तो अगले सवाल पर भाई, देयर इज ब्लैंक अंकित वेटिंग आउटसाइड। अब देखो बच्चों, नाउन के दौरान आप लोगों को प्यारी सी बात हमने समझाई थी। क्या बात समझाई थी कि अगर हम किसी भी लिखे हुए प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन के साथ, किसके साथ, मैंने कहा किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ अगर मैं आप लोगों के साथ ए एन या अगर मैं इसी के साथ द लगा दूं, और ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसी के साथ मैं अगर यहाँ पर सम लिखने की कोशिश करूं, क्या लिखने की कोशिश करूं, सम, तो बाबू इस सभी की वजह से ये प्रॉपर नाउन ना होकर ये क्या बन जाता है अपने आप में एक कॉमन नाउन। और भाई कॉमन नाउन जब ये बनता है सम लगाने की वजह से। अब देखो बेटा, ये एन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना। आप लोगों को इसी से पहले क्या लिखना है, अगर इससे पहले सम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अगर आप इससे पहले सम लिख देते हैं तो जैसे आपने इससे पहले सम लिखा तो इस सम का मतलब हमें क्या समझ में आया, कोई। क्या समझ आया, कोई। अगर मैं आपको छोटा सा वाक्य कहता हूं, देयर इज सम रेखा वेटिंग फॉर अमिताभ बच्चन, तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर मैं कहता हूं देयर इज रेखा वेटिंग फॉर अमिताभ बच्चन, तो आपको अरे सर पुरानी आशी वाली बात कह दी, रेखा आंटी अमिताभ बच्चन को प्यार करती हैं तो उनका इंतजार कर सकती हैं। अगर मैं यही कहूं कि भाई हर रेखा नाम के इंसान को आपने नहीं देखा, तो हर रेखा को आपने नहीं देखा तो रेखा भी तो कॉमन नाउन हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा, देयर इज सम, जिसको मैं नहीं जानता आप नहीं जानते, आप इस सम की जगह ये भी कह सकते हैं देयर इज आ रेखा वेटिंग फॉर अमिताभ बच्चन। ठीक है आकाश भाई, चलो आकाश की सगाई हो रही है भाई, दबा के खा रहा है, मैं बार-बार याद दिलाऊंगा, कुछ भी नहीं कह सकता। देयर इज ब्लैंक अंकित वेटिंग आउटसाइड। अब अगर अंकित से पहले मैं आपके सामने कहता हूं इसका मतलब कोई अंकित बाहर इंतजार कर रहा है, तो मुझे क्या लिखना होगा इसके लिए, हमेशा सम। आई हैव नेवर सीन ब्लैंक मूवी लाइक दिस, मैंने ऐसी मूवी आज तक नहीं देखी। अब आप सभी बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि गुरुदेव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए कुछ हमारे पास और भी शब्द है, जैसे मैंने कहा नॉट, मैंने कहा नेवर, मैंने कहा आपके सामने सेल्डम, मैंने आपके सामने कहा अंटिल, मैंने आपके सामने कहा अनलेस, मैं अगर कहूं विदाउट, है ना भाई साहब, ये हमारे सामने वो शब्द है जो नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, यानी कि जब ये होते हैं तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो मेरे बच्चे, जब यहाँ हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में नेवर आ ही गया है तो हम लोगों को यहाँ क्या लिखना होगा, एनी। ठीक है जी, है ना। इफ ब्लैंक स्टूडेंट फील्स अनईजीनेस, ये एक नई तरह का सवाल आपके पास आया है, ये एक नई तरह का सवाल आप लोगों के पास आया है। इस सवाल को लेकर मैं नियम थोड़ा आगे लिखता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बच्चों,
इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कंडीशनल सेंटेंस। अगर कंडीशनल सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ मिलता है, देखो कंडीशनल सेंटेंस का ढांचा मैं आपको बताता हूं, हालांकि टेंसेस के दौरान आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। अगर हमारे सामने कोई भी वाक्य इफ से लिखा होता है तो इसके साथ लिखा हुआ वाक्य कंडीशन बताता है। पूरा लिख देता हूं बच्चों के लिए ना। इसके साथ लिखा हुआ वाक्य हमें क्या बताता है? कंडीशन। कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शर्त। इस इफ का मतलब हमें क्या समझ में आता है? आप यदि भी कह सकते हैं, अगर भी कह सकते हैं, यदि भी कह सकते हैं, अगर भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये होगी हमारे सामने बात, है ना? तो हम इसके साथ लगा के एक छोटा सा कोमा हम इसके साथ बताने का काम करते हैं, क्या चीज? रिजल्ट। और रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं, है ना? अब अगर हमारे सामने लिखे हुए वाक्य में, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे सामने लिखे हुए वाक्य में कोई भी कंडीशन अगर लिखी हुई मिलती है तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसी लिखी हुई कंडीशन के साथ हम लोग यूज करते हैं किसको? एनी को। और इसके रिजल्ट को हम बताने का काम करते हैं किसके साथ? सम को। इसकी वजह है, थोड़ी देर में इसकी वजह समझ में आएगी। मैं एक उदाहरण लिखने की कोशिश करता हूं। बेटा इसको फिल करके दिखा दीजिए फटाफट से, आंसर फिल करेंगे। चलो दोनों सेंटेंसेस के आंसर बना के दिखाओ फटाफट से। शाबाश। अब अगर इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों में हम अपना आंसर बनाने की कोशिश करें, यू कैन हैव ब्लैंक मनी। आप कुछ पैसा मुझसे ले सकते हैं। यहाँ क्या कहेंगे? आप मुझसे कुछ पैसा ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है कोई ड्रेस खरीदने की। कोई की सेंस में हम यहाँ क्या लगा देंगे? एनी ड्रेस। ठीक है जी। आगे हमारे सामने सवाल क्या लिखा है? इफ ब्लैंक स्टूडेंट फेसेस प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम फेस करता है ना? तो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम फेस करता है तो भाई ही कैन टॉक टू समवन हियर। किसी भी इंसान से यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। अब ये जो समवन है, समथिंग है, एनीवन है, एनीथिंग है, इसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। समवन, एनीवन ऐसे शब्द हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से पढ़े दोस्तों। और इंडेफिनिट प्रोनाउन कैटेगरी में जब हम इनको पढ़ा था तब हम लोगों ने इनके थोड़े थोड़े मीनिंग नहीं समझे थे। आज इनके मीनिंग आपको अच्छे से समझ आते हैं। अब भाई पहले इन सवालों को निपटाते हैं, ठीक है ना? इफ ब्लैंक स्टूडेंट फील्स अनईजीनेस। अगर किसी भी बच्चे को अनईजीनेस फील होती है, ही कैन कॉल फॉर सम हेल्प। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? एनी स्टूडेंट। कंडीशन में एनी का प्रयोग कर रहे हैं हम और रिजल्ट में हम क्या लगा दे रहे हैं? सम लगा दे रहे हैं। अब बेटा तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर सही साथ बनाने की कोशिश करना। मैंने आपको कहा कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है ना? तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया? एनी बडी। ठीक है ना? एनी के साथ बड़ी को जोड़ दिया। और यहाँ पर हमने क्या कहा? एनी टाइम। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर मर सकता है। अब इसमें आखिर क्या फर्क है? देखो इसमें क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली बात भी समझ आ जाएगी और जो मैं समझा रहा हूँ वो भी समझ आएगा। देखिए मेरे बच्चों, जो सम हमारे सामने है और जो एनी हमारे सामने है, ये दोनों के दोनों एक बहुत प्यारे रूप को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या सम हम तब यूज करते हैं जब हम किसी इंसान के सामने रिक्वेस्ट करते हैं या फिर परिणाम को लेकर हम क्या होते हैं? सर्टेन होते हैं। क्या होते हैं? सर्टेन होते हैं। सर्टेन होकर का मतलब क्या होता है? जब हमें किसी भी परिणाम पर यकीन होता है कि भाई ऐसा ही होगा। जब एनी की हम बात करते हैं तो एनी का मतलब हमें क्या समझ में आया? एनी का मतलब हमें ये समझ में आता है कि जब हम किसी भी इंसान की सिचुएशन पर क्या कर रहे होते हैं? डाउट कर रहे होते हैं। डाउट करने का मतलब हमें समझ में आती है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो अनसर्टेन है, यानी कि उसके परिणाम पर हमें यकीन नहीं है। अब एक बार इन्हीं दोनों नियमों को यहाँ समझने का काम करना। यू कैन हैव सम मनी। यहाँ रिक्वेस्ट की जगह मैं ऑफर कह दूंगा ना तो भी आपके सामने इसका अर्थ सटीक होगा। आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं कि आप कुछ पैसा ले सकते हैं, है ना? इफ यू वांट टू बाय एनी ड्रेस। आप ड्रेस कोई खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे इस बात पे मेरे को यकीन नहीं है। आप कोई ड्रेस खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे इस बात पे मेरे को ड्रेस नहीं श्योर नहीं है, लेकिन मैं आपको पैसा दे सकता हूं इस बात को लेकर मैं श्योर हूं। दूसरे सवाल को समझिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है तो यहाँ पर मुझे इस बात पे डाउट है, वैसे तो किसी को प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ऑफर क्या कर रहा हूँ? वो इंसान बात कर सकता है किसी से भी। ठीक है? थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हो बेटा? हाँ कि ना? इजी। चलो अब इसी के आधार पर अगर मैं आपके सामने फिर से एक छोटा सा वाक्य लिखूं, है ना? अब आप मेरे घर पर आए, मैंने आपको कहा वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक जलेबीज। हाँ भाई, तो क्या मुझे यहाँ आपसे पूछना चाहिए? वुड यू लाइक टू हैव सम या एनी जलेबीज? आपको जब कोई भी हमारे घर पे आता है तो उसको ऑफर करते हैं जलेबी खाओगे? आप ये जलेबी खिलाते हो अपने घर पे बुला के किसी को? ऋषभ ने कर दिया मना। क्योंकि ऋषभ को ये पता ही नहीं था कि आप किसी को ऑफर रिक्वेस्ट करते हैं तो सम का आप यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है? ऋषभ कहता है जी हम तो पहले सामने वाले से आते ही मांग लेते हैं 500 रुपए, 500 रुपए दो, 500 रुपए बेचारा बिना बताए दे देता है, उसके बाद फिर उसके चाय नाश्ता कराते हैं। ऐसा ही है ना बेटा? बेटा इसलिए तुम कुंवारे बनोगे, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं जा रही है। ठीक है? कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया बेटा? हाँ कि ना? अरे हाँ ना? जैसे अब आपका आपका कोई आशिक भाई है, वो किसी के सामने जाकर ये कह रहा है आई कैन डू ब्लैंक थिंग फॉर यू। बताओ सम लगाएंगे या एनी लगाएंगे? बताओ जल्दी से बताओ। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना फटाफट से, जल्दी जल्दी। मैंने आपके सामने एक बात और कही, मैंने कहा यू कैन मीट मी। लगाओ दिमाग, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो यहाँ क्या कहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया। बना बना लगाओ 4 सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सम और एनी को लेकर फिल इन द ब्लैंक भी दे दिया जाता है आप लोगों को, और फिल इन द ब्लैंक के अलावा कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाता है क्लोज टेस्ट में। बताओ। चलिए भाई अब ये बात समझ आ गई। मेरे साथ मिलकर आंसर बनाओ बेटा फटाफट से। देखो यहाँ आई कैन डू ब्लैंक थिंग फॉर यू, इस बात पर मैंने क्या कह दिया? आई कैन डू समथिंग फॉर यू। तो समथिंग कहने का मतलब क्या हो गया है? मैं किसी चीज पर यकीन करता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता सामने वाला मुझे क्या करने के लिए कह दे। सामने वाला कह दे कि जाओ इस पहाड़ पे चढ़ के ऊपर से छलांग लगा दो, तो भाई साहब मुझे थोड़ी पता सामने वाला, इसलिए यहाँ पर ज्यादा क्या सूटेबल है? एनीथिंग। क्योंकि हम सर्टेन नहीं है, यकीन नहीं करते सामने वाला हमें क्या कहते हैं, है ना? अब हमारे सामने यू कैन मीट मी ब्लैंक टाइम, सब जो भी टाइम आप चाहो, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप अपनी मर्जी के लिए, मैं आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग तो श्योर नहीं हो सकता। अगला सवाल है आई वोट ब्लैंक बुक्स फॉर यू, है ना? मैं आपके लिए कुछ किताबें लेकर आया हूं, तो मैं लेकर आया हूं, मैं लेकर आया हूं तो मैं श्योर हूं। अरे हां ना? अगला सवाल है इज देयर ब्लैंक ऑन द रूफ। भाई आप मान लीजिए अपने घर पर हैं, अचानक से छत पे रात के 12 बजे धम की आवाज आई, तो आप क्या करेंगे? अब यही तो आपको तो डाउट होगा ना कि वो छत पे कैसे हो सकता है, तब आप यही चीज कहेंगे इज देयर एनीवन। गॉट इट? है ना? ठीक है? अब दोस्तों अगर ये डाउट और श्योर और अनश्योर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कंडीशन हमेशा अपने आप में क्या होती है? अनसर्टेन होती है। कंडीशन हमेशा क्या होती है बच्चों? अपने आप में अनसर्टेन होती है, और जो रिजल्ट होती है क्या होती है?
चलिए तो अब हमारे सामने ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने बना दिए हैं, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमारे सामने 4 सवाल 3 सवाल यहाँ बचे हैं बेटा, एक बार ना इस पर दिमाग लगाते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, आप में से कुछ बच्चों को एडजेक्टिव थोड़ा मुश्किल लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, समझ रहे हैं? लेकिन जब आपने सारी चीज़ को बार-बार अच्छे से पढ़कर रिवाइज़ करके अपने दिमाग में अगर फिट कर लिया ना, तो समझ लो फिर ज़िंदगी में एडजेक्टिव परेशान नहीं करेगा। और दोस्तों ये तो एक-एक करके आपको ना मतलब सीढ़ी चढ़नी है। पहले आपने नाउन को समझा, नाउन के बाद फिर जब आपने प्रोनाउन को पढ़ा, अब आप एडजेक्टिव, आप समझ रहे हैं? सीढ़ी धीरे-धीरे आपको लेवल अप कर रही है, समझ रहे हैं? एडजेक्टिव के बाद हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे वर्ब, ठीक है ना? और उसके बाद पढ़ेंगे एडवर्ब। जब आप एडवर्ब क्रॉस करोगे ना, तब आपको बड़ा चैन आएगा, क्योंकि अरे यार अब कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है, ठीक है ना? तो आप लोगों को मेरा साथ निभाना है, आप लोगों को साथ छोड़ना नहीं है। यार ये तो डरा रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपको इसमें तो कुछ भी लग नहीं है। हम किसी भी शब्द का, हम सम का, एनी का रैंडमली यूज़ करते थे। आज हम एक्यूरेट यूज़ करना सीख रहे हैं। तो शुरू में एक बार आपको थोड़ा अजीब लगेगा, 100% लगेगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट थिंग, ओके बच्चों? अब हमारे सामने लिखा है शी विल नॉट डिस्कस, नेगेटिव होने की वजह से तो एनी चुपचाप लग गया। यू कैन चूज़ ब्लैंक बुक यू लाइक, आप जो बुक चाहे वो पसंद कर सकते हैं। तो भाई पसंद करना मेरे हाथ में नहीं, सामने वाले की बात है। सामने वाला क्या चूज़ करेगा, मैं अनसर्टेन हो गया इसलिए एनी हमने लगा दिया। आगे लिखा देयर वर नॉट, नॉट नेगेटिव हो गया इसी के लिए हमने क्या कह दिया, एनी लगा दिया, बात खत्म। ठीक है दोस्तों? चलो भाई अब सम और एनी का एक आखिरी सवाल और मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है भाई? सम और एनी का एक सवाल आप लोगों को और समझाता हूँ, ठीक है ना? आगे ना हालांकि हम आगे आप लोगों के साथ मिलकर यूज़ करेंगे, ठीक है ना? देखो जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब हमें समझ में आता है क्या? जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, आगे हम देन लिख रहे हैं। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम हमेशा इसके लिए एनी का प्रयोग करते हैं, आगे हम अदर लिखते हैं, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना? यानी कि इसका अर्थ निकल कर आता है क्या चीज़? कोई, अदर का निकल कर आता है मीनिंग क्या चीज़? अन्य, ठीक है भाई? फाइन। अपने बच्चों माफ करना, हमारे प्यारे अरुण सर आगे बात करने के लिए, आप जानते हैं अरुण सर को? अरुण सर की खास पहचान एक ही है, ठीक है? वो रीजनिंग को मुझको की ताव पे रखते हैं और बहुत आराम से रीजनिंग पढ़ाते हैं भाई, ठीक है ना? अब मैं इसी के आधार पर एक दो सवाल आपको समझाता हूँ, ठीक है ना? जैसे मैंने आप सभी के सामने कहा, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि इसके डिटेल में आप लोगों को आराम से दूसरे तरीके से समझाऊंगा। एडजेक्टिव्स का अगला जो लेवल होगा ना, करेक्ट यूसेज वाला चल रहा है, इससे अगला जो हम लेवल समझेंगे ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होगा, ये नियम आप लोगों को वहां बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना? जैसे मैंने आपके सामने कहा था, गंगे इज होलियर देन का मतलब ज्यादा पवित्र है, एनी, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, अदर रिवर इन इंडिया। हमारे भारत में किसी अन्य नदी से, हमारे भारत में किसी अन्य नदी से ज्यादा पवित्र है गंगा, ठीक है? चलो एक छोटा सा एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा, आपके लिए लिखा है ये, ठीक है ना? चलो यू लिख देता हूँ, यू आर स्मार्टर, स्मार्ट की कंपैरेटिवली स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट हियर। आप किसी अन्य स्टूडेंट से ज्यादा स्मार्ट हैं। अब देखो मैंने कितनी चालाकी खेल दी, इस यू का मतलब आप सभी हैं, ठीक है ना? आप सभी के सभी बच्चों का कंपैरिजन कर दिया मैंने बाकी सभी स्टूडेंट्स से, पता ही नहीं चला है कि नहीं भाई, ठीक है? तो ऐसा लिखा हुआ वाक्य भी हमारे सामने हमें कंपैरिजन के काम आ जाता है, ठीक है ना? अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा बिल्कुल उसी नियम पर होता है, कैसे? गंगा ज्यादा पवित्र है, आप ज्यादा स्मार्ट हैं, इसका मतलब हमें क्या समझना है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपने आप में सर्टेन है, सर्टेन का मतलब है इस पर हम श्योर हैं, इस पर हम श्योर हैं, और बाकी किसी और नदी का नाम मुझे नहीं पता सर, बाकी किसी और स्टूडेंट का नाम मुझे नहीं पता, इसलिए ये हमारे सामने क्या होगा? अनसर्टेन। क्या होगा हमारे सामने? अनसर्टेन। अब अगर इसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को सवाल लिख कर दे दूं, ठीक है ना जी? है ना? मैंने आपके सामने सवाल लिखा, देयर आर ब्लैंक बुक्स हियर कॉस्टलियर देन, लो भाई अब अपना आंसर बना के दिखाओ फटाफट से, बनाओ। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे बेटा? आप यहाँ पर कहेंगे देयर आर ब्लैंक बुक्स हियर कॉस्टलियर। अब यहाँ पर जो किताबें मुझे दिखाई दे रही हैं वो ज्यादा कीमती हैं। आप कहोगे सर ये वाली बात तो अपने आप में श्योर है, श्योर होने की वजह से यहाँ पर क्या लगा दोगे? सम लगा दोगे, अरे हाँ ना? और किसी अन्य किताब से अगर यहाँ पर बात कहती है तो ये अपने आप में क्या हो गई? अनश्योर कह लो या अनसर्टेन कह लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, करेक्ट है? अरे हाँ ना? ओके गाइस, चलो तो सम और एन की बहुत लंबी चौड़ी कहानी थी, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना बच्चों? चलो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है? आज भाई को हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, थोड़े कमेंट्स कम दिखाई दे पा रहे हैं और आधे अधूरे दिखाई दे पा रहे हैं, इसलिए नाम का भी नहीं पता चल रहा है मुझे, मैं माफी चाहूंगा, ठीक है? अब कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, इनमें से मुझे ध्यान से बताएं, ये जो मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूँ बेटा, इनमें से सही गलत आपको बताना है, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलो बेटा, इनमें सही और गलत फटाफट से बताइए। आइए बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो हमारे सामने लिखे हैं ये जो प्यारे प्यारे शब्द, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करना। कैसे ये काम करते हैं मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ मेरे बच्चों। देखिए इस नो के साथ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, तो हमें इसके साथ चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इस नो के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करें तो इसके साथ चाहिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन चाहिए तो हमें चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एसएचवी का मतलब होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एसएचवी का मतलब होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, पीएचवी का मतलब होगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन का मतलब प्लूरल। ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, ठीक है ना? अब थोड़ा सा इसके आधार को, इसके बेस को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे सामने, ये तो आपको समझ आ ही गया बेटा, हाँ कि ना? अब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में ना नो के दो अर्थ निकल कर आते हैं। क्या अर्थ निकल कर आते हैं? नो का पहला अर्थ निकल कर आता है जी सर,
नॉट ए एन एनी या फिर एवरी। क्या अर्थ निकल कर आता है इसका? नॉट का अर्थ ये इनमें से कोई भी निकल सकता है। नोट का अर्थ पहले क्या है? नॉट के साथ हम कोई भी सिंगुलर कैटेगरी का वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है भाई, है ना? तो इसका अर्थ हमें क्या समझ में आता है? इसका अर्थ समझ में आता है कोई एक भी नहीं। इसका अर्थ हमें क्या समझ में आता है? कोई एक भी नहीं। और इसी नो का अर्थ एक और निकल कर आता है जिसका अर्थ समझ में आता है नॉट के साथ हम क्या जोड़ देते हैं? नॉट ऑल या नॉट मेनी। नॉट ऑल या फिर नॉट मेनी। इसका अर्थ हमें क्या समझ में आता है? सभी नहीं। क्या समझ में आया? सभी नहीं। ठीक है, चलो और मजेदार लिखो इसको, सभी के सभी नहीं। ठीक है, अब पहले इसके बारे में ना ये अर्थ आपको समझना है। मना करने के, नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। या तो मान लीजिए किसी परिवार के 5 सदस्य हैं, किसी परिवार के 5 सदस्य हैं। अब भाई 5 सदस्य हैं, चलो इधर बनाता हूं, हमारे सामने किसी परिवार के ये 5 सदस्य हैं। ठीक है ना? तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? आप इसमें कह सकते हैं नॉट अ पर्सन इज रेडी टू गो। गोवा जाने की बात चली, नॉट अ पर्सन इज रेडी टू गो। ठीक है भाई, एक इंसान भी तैयार नहीं है। फिर दूसरी बात ये होती है कि भाई साहब सबने मना कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? नॉट ऑल। क्या कहेंगे? नॉट ऑल। और उसके बाद आप क्या कहेंगे? पर्सन्स आर रेडी टू गो। अब ये बोलना कहना भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसी की वजह से नॉट और ए को मर्ज करके एक बहुत ही प्यारा एडजेक्टिव बनाया, नो पर्सन। इसका मतलब एक भी नहीं। और मेरे बच्चों सॉरी और मेरे बच्चों, जब हम लोगों ने नॉट ऑल को ध्यान से देखा तो इन दोनों का अर्थ भी नो है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? सभी के सभी तैयार नहीं है जाने के लिए। कुछ बात समझ में आई बेटा? कुछ बात समझ में आई बेटा? करेक्ट है। इसी की वजह से आपको ये भी याद रखना है, इसी की वजह से आपको ये भी याद रखना है, ये तो पेपर में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या हम नो के साथ ए एन या एनी या ऑल का प्रयोग कर सकते हैं? सोच के जैसे आंसर दीजिएगा। क्या हम नो के साथ ए एन ऑल या एनी जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? तो आपको कॉमन सेंस आपने अभी तो बताई है, अभी तो आपने हमें ये चीज प्यार से बताई है कि नोट के साथ इनमें से कोई भी शब्द, नोट के साथ इनमें से कोई भी शब्द मिलकर ही नो को बनाता है। तो जब इसके साथ मिलकर ही नो बना है तो ये सभी के सभी क्या आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया गुरुजी? ये अपने आप में क्या हो गए? सुपरफ्लूस हो गए। ये पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये सुपरफ्लूस हो गया भाई। करेक्ट है भाई? हाँ कि ना? ठीक है दोस्तों, अब अगर ये प्यारी बात हमें समझ में आ गई तो इनके ना आंसर्स मेरे साथ मिलकर वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं अगर आपको कहता हूं नो कमेंट तो इसका मतलब आप कहेंगे एक भी नहीं। कितना आया? एक भी नहीं, यानी कि नंबर ऑफ कमेंट क्या थे? 0 थे। अरे हाँ ना, बात समझ में आ गई? अगर मैं नो कमेंट्स की बात करता हूं तो इसका मतलब एक से ज्यादा हमारे सामने कमेंट थे, है ना? यानी कि सभी क्या होगा? सभी नहीं दिखाई दिए, है ना? जैसे आज की क्लास की स्थिति में ना सभी कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा? नो कमेंट्स आर विजिबल टुडे। अब भाई हमारे सामने कुछ सवाल है जो पेपर के फेवरेट है, ठीक है? नो बैग, नो बुक, एक भी किताब नहीं, नो वेज। सर वेज का मतलब क्या हुआ? सारे रास्ते नहीं? नहीं सर, इससे बेटर हमें ये कह देना एक रास्ता भी नहीं। नो वेज नहीं, नो वे। करेक्ट है? ये याद रखना बेटा। अमेरिकन इंग्लिश में नो वेज लोग बोल देते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में नो वे ही हमारे लिए एक भी किताब नहीं। नो वेज। सर वेज का मतलब क्या हुआ? सारे रास्ते नहीं? नहीं सर, इससे बेटर हमें ये कह देना एक रास्ता भी नहीं। नो वेज नहीं, नो वे। करेक्ट है? ये याद रखना बेटा। अमेरिकन इंग्लिश में नो वेज लोग बोल देते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में नो वे ही हमारे लिए ज्यादा ठीक है। नो बैग बिल्कुल सही है। नो एक्सपेक्टेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेशंस का मतलब हमें समझ में आता है प्रॉफिट। आगे लिखा नो पीपल। सर नो पीपल का मतलब सभी लोग नहीं, अच्छा नहीं लगता बोलना, इसलिए इसके लिए हम लोगों को पीपल का सिंगुलर यहां लिखना पड़ा। क्या चीज? नो पर्सन। क्या लिखना पड़ा? नो पर्सन। ठीक है, हाँ ना? आगे हमारे सामने लिखा नो मीन। सर मीन शब्द थोड़ा डरावना है। मीन शब्द थोड़ा सा डरावना है। कैसे? थोड़ा मीन शब्द के बारे में समझिएगा। मीन अपने आप में एक वर्ब की तरह से समझा जाए तो इसका होता है क्या? अर्थ होना। इसका क्या होता है? अर्थ होना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या? भाव होना। ठीक है, किसी चीज का अर्थ होना, भाव होना, यानी कि इसको हम अगर कहने की कोशिश करें तो हम इसे कहते हैं टू इन्फर। जैसे आप किसी इंसान के सामने जाके वाक्य कह देते हैं व्हाट डज इट मीन? इसका क्या अर्थ है? ठीक है जी, इसका क्या अर्थ है? इसी मीन को, इसी मीन को हम अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसकी हिंदी होती है स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब क्या हो गया? सेल्फिश हो गया भाई। स्वार्थी का मतलब क्या हो गया बेटा? सेल्फिश हो गया भाई, है ना? ठीक है, जैसे मैं अगर आपके सामने कहता हूं ही इज अ मीन बिजनेसमैन, वह एक स्वार्थी बिजनेसमैन है, वो सिर्फ अपना मतलब देखता है, अपना फायदा देखता है, उसे और किसी भी इंसान से लेना देना कुछ नहीं है। अब अगर बेटे इसी लिखी हुई मीन को हम एक नाउन की तरह लेकर चलें तो मीन्स बनता है नाउन, जिसका अर्थ होता है साधन। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो सोर्स। ठीक है, ओके, है ना? जैसे आप इसी के उदाहरण की तरह बात करते हैं तो क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन या संसाधन भी कहते हैं। मीन्स ऑफ अर्निंग। ठीक है भाई? तो कभी कभी एक से ज्यादा शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो नो मीन कहना सही होगा आपको? नहीं सर, नो तो नाउन के साथ हमें चाहिए, तो नो मीन्स। ठीक है, नो शूज। सर इससे ज्यादा अच्छा है हमें क्या कहना होगा? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा, चल ये भी जाएगा बेटा, नो पीपल यहां लिखा है ना, चल ये भी जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा हमारे सामने ये कहना होगा। नो शूज की जगह हमें क्या कहना होगा? नो के साथ हमने सिंगुलर टिका दिया, नो पेयर ऑफ शूज। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा क्या कह देना? नो पेयर ऑफ शूज। करेक्ट है भाई? आगे ना? चलो कुछ और सवाल लेता हूं बेटा, ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, आप बड़े ध्यान से इन सवालों का जवाब बनाइएगा भाई। ठीक है, जवाब बनाइएगा। नॉर्मल पेन से लिखता हूं। नो चाइल्ड चिल्ड्रन इज आर अलाउड टू वर्क। बड़े ध्यान से समझना, अब ये मीनिंग के बेसिस पर ही आप बता पाएंगे। ठीक है ना? ओके, इन अ केमिकल फैक्ट्री। ठीक है, दूसरा सवाल। सॉरी, द मीटिंग was cancelled because no guests were present। बड़े ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना? नो न्यूज इज आर गुड न्यूज। बार बार पेपर में दिया जाता है, समझ के चलना, बार बार पेपर में दिया जाने वाला सवाल है। नो बॉयज वर इन देयर रूम एज ऑल वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब दोस्तों इस पर दिमाग लगाइए। चलो कुछ सवाल आपके लिए दिए हैं, सवाल है थोड़े मोहब्बत भरे, दिमाग लगाइएगा प्लीज। बनाइए बनाइए अपने हिसाब से बनाइए आंसर। चलो
मीनिंग पर काम करना है। देखिए अब आप एक बार मुझे ध्यान से सोच के बताना, केमिकल फैक्ट्री में आप एक भी बच्चे को काम करने की इजाजत नहीं दोगे या सभी बच्चों को काम करने की इजाजत नहीं दोगे, तो आपकी कॉमन सेंस ये कहेगी सर अगर केमिकल फैक्ट्री में कोई भी एक भी बच्चा आ गया ना, केमिकल फैक्ट्री में कोई एक भी बच्चा आ गया उसको काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सभी की तो बात ही नहीं कर पाएंगे सर हम, तो सर नो चाइल्ड की बात हमें कहनी पड़ेगी, यानी कि एक भी नहीं, शून्य। ठीक है जी, और एक भी नहीं की वजह से ही हमने सिंगुलर दिखा दिया। ठीक है भाई, सवाल नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। आई डू नॉट हैव नो एनी पेन। आप कहोगे सर गुरुजी इस नोट और सर इस लिखे हुए एनी की वजह से ही हमने नो का प्रयोग किया पेन के साथ, अरे हाँ ना, तो सर इस नोट और एनी को काहे लिख दिया हो, सुपरफ्लोज करा दिया हो, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम वी और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इस डू की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो भाई इस वाक्य को दो तरीके से हम कह सकते हैं। एक आपने कहा आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, आप इसी को ये भी कह सकते हैं आई डू नॉट हैव एनी पेन, आई डू नॉट हैव एनी पेन। इस कांसेप्ट को याद रखिएगा, वॉइसेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार परेशान करते हैं दोस्तों। द मीटिंग वाज कैंसिल्ड बिकॉज़ नो गेस्ट या गेस्ट्स वाज या वर प्रेजेंट। आपने एक मीटिंग करी, आपने एक मीटिंग करी भाई साहब, ये आपका अपना एक मीटिंग रूम है। ठीक है, आपने मीटिंग रखी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सोच के बताओ, मीटिंग में आने थे कुल मिलाकर हमारे सामने 10 लोग। ठीक है जी, अब आप क्या कहोगे सर एक भी नहीं आया या सारे ही गायब थे, बताओ क्या कहोगे? एक भी नहीं आया, तो एक छोटी सी बात मुझे बताओ, 10 में से अगर मान लीजिए 2 लोग होते तो क्या मीटिंग हो पाती? सोच के बताइएगा, बताइएगा। तो आप क्या कहोगे सर अगर 10 में से 2 आते मीटिंग तब भी नहीं होती, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर 10 के 10 एब्सेंट है तभी मीटिंग नहीं हुई, तो मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि सर क्या होगा, आप ये नहीं कहोगे एक भी गेस्ट नहीं आया, अगर एक आ जाता तो मीटिंग तब भी नहीं होती, इसलिए आप इस नो के साथ क्या लगाएंगे, सभी गेस्ट जो थे वो क्या थे, प्रेजेंट नहीं थे। आगे लिखा नो न्यूज़, सर नो के साथ न्यूज़ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव, अनकाउंटेबल नाउन की वजह से हम एक ही यूज नहीं करते हैं। ठीक है भाई, ओके है ना। आगे हमारे सामने लिखा नो बॉयज वर इन देयर रूम एज ऑल वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी के सभी ग्राउंड में खेल रहे थे, सभी के सभी बालक क्या कर रहे थे, ग्राउंड में खेल रहे थे। ठीक है ना, तो एक भी लड़का रूम में नहीं था, है जी। अब आप वहां सभी लड़कों को बता रहे हो कि सभी के सभी ग्राउंड में खेल रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ सभी के सभी नहीं थे। भाई देखो एक छोटी सी बात लगा के चलो, कॉमन सेंस के सवाल नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। क्या कहते हैं, मान लीजिए 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, अब सभी के सभी स्टूडेंट्स की बात, अगर सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने कमरे में नहीं थे तो वो सारे कहाँ थे, ग्राउंड में खेल रहे थे, यही तो कहोगे भाई, भाई यही तो कहोगे। तो इसका मतलब नो बॉयज अपनी जगह बिल्कुल सही है, वर अपनी जगह सही है, प्लूरल होने की वजह से देयर अपनी जगह सही है, यहाँ पर सारे के सारे नहीं थे तो सारे के सारे कहाँ थे, ग्राउंड में खेल रहे थे। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलो भाई ये बात कुछ समझ में आ गई है ना। अच्छा बेटा, इस मीन का एक अर्थ मैं बताना आपको भूल गया, इस मीन का एक और अर्थ होता है जो जिसे हम कहते हैं क्विक। क्विक क्विक का मतलब होता है तेज। ठीक है ना, जैसे इसका एक उदाहरण मैं सामने लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जैसे आप कभी कभी कहते हैं ना मीन मशीन, पता नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं बाइक आती है, एक केटीएम ब्रांड की आती है ना ऋषभ भाई, केटीएम बाइक आती है, वो कहते हैं कि बहुत तेजी से भागती है, ऐसा ही है ना। मेरा एक स्टूडेंट ले रहा था तो उसके मतलब फ्रेंड ने मुझे बताया कि सर ये केटीएम बाइक लेना चाहता है, मैंने कहा तो क्या ले क्या होगा इसमें, क्या बड़ी बात हो गई। तो उसने कहा सर आपको नहीं पता उस बाइक की बहुत रेपुटेशन खराब है, मतलब उसकी रेपुटेशन इतनी खराब है सर, अक्सर जो ना फोन छीनते हैं या जो ना सोने चेन झपट के भागते हैं, कहते सर ये एक मीन मशीन है। मैं उस दिन उस बात को तभी समझा पर मीन को समझ गया, मैं अच्छा ये क्विक मशीन है, कि ऐसी मशीन जो बहुत जल्दी से भागती है, बहुत जल्दी से पिकअप लेती है, तो इस मीन का मतलब हम समझते हैं क्या क्विक। ठीक है, ये शब्द आपके लिए कुछ नया याद रखना है। ठीक है बेटा, तो नो का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ समझ लिया। नो का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब नो से एक सवाल और आप लोगों के लिए मैं पेपर का बताता हूँ, एक सवाल और बताता हूँ भाई, एडजेक्टिव बहुत गहरा है, ध्यान से पढ़ोगे ना मजा आएगा। बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये सवाल ना अगर आपका कोई भाई बंधु पड़ोसी, ठीक है ना, अगर आपका कोई भी भाई बंधु पड़ोसी अगर कोई मेंस की तैयारी कर रहा हो ना, ये सवाल उनके सामने देना, तब आपको पता चलेगा चक्कर कैसे आते हैं उनको। ठीक है, बताइए, ये सवाल अच्छे अच्छे बच्चे चक्कर खा जाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर नो और नोट में क्या फर्क है, अभी बताऊंगा बेटा, यहाँ बता देता हूँ पहले नो और नोट में क्या फर्क है। देखो मेरे बच्चे, नो अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है, नोट अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब है। ठीक है, नो और नोट का फर्क सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नो अपने आप में एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव का यूज करना मैंने सीखा, एडवर्ब की तरह यूज हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब समझाएंगे। ठीक है, फिर एक ऐसा शब्द है हमारे सामने नन, नन अपने आप में सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोनाउन है। क्या है भाई, प्रोनाउन है। अब अगर इसी नो के साथ हम जोड़ देते हैं क्या चीज, थिंग को, या फिर जोड़ देते हैं किसको, बडी को, या जोड़ देते हैं वन को, तो साहब ये अपने आप में बन जाते हैं हमारे सामने इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है भाई, ओके। अब भाई देखो ये सवाल कैसे काम करेगा, इस सवाल के पीछे छोटी सी खूबसूरत सी सीक्वेंसिंग को समझिएगा, ये सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है, काम भी आएगी मेरे भाइयों। ठीक है, ये आप लोगों के काम भी आएगी। ठीक है, आ जाओ। देखो कहानी ये कहती है मेरे भाई कि अगर हमारे सामने नो के, अगर हमारे सामने नो के साथ हमारे सामने कोई भी नाउन वन जोड़ दिया जाए, एंड लगाकर फिर से नो लगाकर कोई सेकंड नाउन लगा दिया जाए, ध्यान से समझना, नो के साथ नाउन वन लगा के एंड लगाकर नो के साथ फिर नाउन टू लगा दिया जाए, तो सवाल इस बात पर मेरे बच्चों आपको परेशान करता है कि आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अनुसार यूज करें। तो आप हमेशा याद रखना जो इसके नजदीक बैठा है इसी के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और दोस्तों आगे आने वाला अगर प्रोनाउन भी हमारे सामने फंस जाए तो प्रोनाउन भी किसके अनुसार, जो इसके नजदीक बैठा है। इस पहले वाले का तो कोई अर्थ ही नहीं है, एंड का भी कोई अर्थ नहीं है। अब थोड़ी सी मेहनत कर दो मेरे लिए भाइयों, अब थोड़ी सी मेहनत कर दो मेरे लिए। देखो भाई, अब मेरे साथ सीखना भाई, यहाँ लिखा है नो बॉय, कोई लड़का नहीं है, हटाओ भाई, एंड का अर्थ भी गया। नो गर्ल, ये सिंगुलर है लड़की के लिए, इसी की वजह से हमने क्या यूज किया है, इसी की वजह से हम यहाँ क्या यूज करेंगे, लड़की के लिए हर। अब अगर इसी सवाल में पहले गर्ल लिखा होता बाद में बॉय लिखा होता तो हेल्पिंग वर्ब तो बॉय की वजह से हैज ही आता, बॉय की वजह से यहाँ हिज हो जाता। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये सिर्फ समझने का है, इसके पीछे कोई गणित नहीं है, समझने का है। अगर मैं आपको कहता हूँ कोई लड़का एक भी नहीं, कोई लड़का एक भी नहीं, जब कोई लड़का ही नहीं तो इसका अर्थ खत्म हो गया, एंड का मतलब और, इस और का अर्थ भी खत्म हो गया, एक भी कोई लड़का नहीं और आगे क्या कहा है, एक भी लड़की नहीं। अब कायदे से तो कोई भी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह कोई तो बैठेगा, तो सब्जेक्ट इसके नजदीक वाले के अनुसार ही बैठेगा, ये प्रोनाउन भी किसके अनुसार, नजदीक वाले के अनुसार बैठेगा। ठीक है, अगले सवाल का बेटा, कोई भी लड़का नहीं, एक भी लड़का नहीं, एंड का अर्थ भी गया। अब इसी डॉग के अनुसार इस हमने टिका दिया भाई, और इसी डॉग के अनुसार कुछ भी नहीं, हमें यहाँ पर इट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, करेक्ट है भाई। ठीक है, सवाल नंबर 3 पर आ जाए, नो बॉय नो बॉयज एंड नो गर्ल नो गर्ल्स इज आर सेम। बताइए ध्यान से, अर्थ बताने से पहले एक भी नहीं का अर्थ सही होगा या फिर मैं अगर कहूं सभी नहीं का अर्थ सही होगा, बताओ। क्या मैं ये कहूं कि सभी लड़के और सभी लड़कियां बराबर नहीं है, क्या ये कहना सही होगा कि सभी लड़के और सभी लड़कियां बराबर नहीं है, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि सर इस धरती पर एक भी लड़का एक भी लड़की बराबर नहीं है। देखो इस सवाल के आंसर को ऐसे मत बताना, इस सवाल के आंसर को बायोलॉजिकली आपको बताना है। तो आप कहोगे सर एक भी लड़का एक भी लड़की के बायोलॉजिकली बराबर नहीं है, लड़की का शरीर अलग लड़के का शरीर अलग, दोनों की अलग अलग क्षमताएं हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से भगवान ने बनाया है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर एक भी नहीं का अर्थ आएगा सभी की तो हम तुलना कर ही नहीं पाएंगे, समझ रहे, सभी की तो तुलना कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो नो बॉय करेक्ट हो गया, नो गर्ल करेक्ट हो गया, सिंगुलर होने की वजह से इस हमने लगा दिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई,
चलो थोड़ा सा अभी मेरे बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया, मैं और समझाता हूँ भाई, और समझाता हूँ। अगर मैं आपके सामने कहता हूँ नो बॉयज, तो नो बॉयज का मतलब समझ में क्या आ रहा है? नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक भी नहीं है, ऐसा नहीं है भाई साहब। नन ऑफ द बॉयज का मतलब है सभी के सभी लड़के नहीं, ठीक है? ओके भाई। अच्छा अब देखो दो वाक्य लिख रहा हूँ, कॉमन सेंस आपकी फिर से जाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, आप बेशक यही रोक दो, चाहे आप बेशक यही रोक दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य एक ही है लेकिन अर्थ दो बताता है। क्या अर्थ बताता है? अगर मैं कहता हूँ देयर आर नो चेयर्स, हमारे पास एक स्टोर रूम है, हमारे पास एक स्टोर रूम है भाई, बड़े प्यार से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई घबराएगा नहीं, लड़ेगा नहीं, डरेगा नहीं, ठीक है भाई? ओके गाइस, ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया? मैं भी लगता है दीवाना हो गया हूँ किसी के प्यार में। वैसे मुझे प्यार हो सकता है इस बारे में? हैं? हंस रहा है भाई, नहीं हो सकता। मैडम जान से मार देंगी, कह रहा है क्यों नहीं हो सकता सर, ये मरवाएंगे मुझे, ये मरवाएंगे मेरे को। ये भाई मैंने आप लोगों के सामने एक रूम बना दिया, ठीक है जी? अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अब मैं बहुत सारी चीजों को दिखा तो नहीं सकता, मान लो इस तरीके से आप इसको समझिएगा मेरे बच्चों, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें जो गोल गोल है ना, ये स्टोर रूम के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अलग अलग बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा रीजन के हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई? ठीक है भाई, है ना? अब मैं इन सभी के अर्थ भी समझाता हूँ आपको। पिंक बना कौन कौन सा दिया भाई मैंने? ब्लू बना दिया, और कौन सा बनाया भाई? रेड बना दिया, और भाई कौन सा बना दिया? येलो बना दिया, और कौन सा बना दिया भाई? क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए यार भाई साहब, क्या क्या नहीं करना पड़ता, ध्यान से समझना भाई। देखो इस रेड का मतलब हमें समझ में आया कि स्टूल बता रहा है रेड, ठीक है? ब्लू का मतलब हमें टेबल पता चल रहा है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है क्या चीज? बेड, ठीक है? इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? लैंप, और इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है भाई कारपेट, ठीक है जी? हम किसी दुकान में घुसे, उस दुकान में ये सामान दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए रखा हुआ था, ठीक है? स्टूल भी, टेबल भी, बेड भी, लैंप भी, कारपेट भी। तो जब आपने पहला वाक्य मेरे सामने कहा, जब आपने पहला वाक्य मेरे सामने कहा देयर आर नो चेयर्स, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब सभी के सभी जो है ना, जो सभी की सभी चीजें हैं, सभी के सभी चीजें जो है वो चेयर्स नहीं है, ठीक है? कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आया? इस कमरे में चीजें तो हैं, चेयर नहीं है, इस कमरे में चीजें तो हैं, पर जो सभी की सभी चीजें ना वो चेयर नहीं है, ठीक है? अब अगर मैं आपके सामने इसी वाक्य को ऐसे कह देता हूँ देयर इज नो चेयर, तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया एक भी चेयर नहीं है, एक भी चेयर नहीं है, ठीक है? करेक्ट है? लगभग दोनों का एक ही मतलब है, चाहे आप कहते हैं एक भी चेयर नहीं है सर, और दुनिया भर का माल रखा था दुकान में, आप ये भी कह सकते हैं जो सभी की सभी चीजें रखी हुई ना, वो सभी की सभी चीजें चेयर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? देयर आर नो चेयर्स, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? चेयर को छोड़कर, इसका मतलब क्या समझा? चेयर को छोड़कर क्या क्या है? स्टूल है, टेबल है, बेड है, लैंप है, कारपेट है, इनमें से कुछ भी ले जाओ, ठीक है? ठीक है भाई? मुझे लगता है आज पहले यहाँ तक की बातों को अच्छे से पढ़ कराएंगे बेटा, ठीक है? पहले यहाँ तक की बातों को अच्छे से पढ़ कराएंगे क्योंकि यहाँ समझने का काम थोड़ा ज्यादा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? थोड़ा सा समझ की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे बेटा, वरना रटने की आज हमने आपके साथ मिलकर करेक्ट यूसेज के खेल को समझाएंगे बच्चों, ठीक है भाई? एक एक करके मेरे बच्चों करेक्ट यूसेज की कहानी को रिवाइज करिए ना। सम की मीनिंग हमने समझे, हिंदी में समझा, इसका अर्थ कुछ है